सावित्री कभी बाजार से सब्जी ले रही थी कि वहीं बिजली कभी एक कप्पे के साथ उसका पंख पकड़े आइसक्रीम खा रही थी। अरे बाप रे बाप, सावित्री तुमने तो अपनी बेटी को बहुत आजादी दे दी है। जरा देख तो, खुलेआम बाजार में कप्पे का पंख पकड़े आइसक्रीम खा रही है। देख सावित्री, आजकल का जमाना ठीक नहीं है। बाकी तेरी मर्जी, मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी को समझा। ऐसा कहते हुए बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद बिजली कभी हंसती हुई घर आती है। माँ, आज रात डिनर में मेरे लिए चिकन बिरयानी बना देना। ये सब छोड़, मैंने तुझे पहले भी कहा था और आज फिर से कह रही हूँ, उस भूरे कप्पे का साथ छोड़ दे। मुझे कई बार पक्षियों ने बताया है कि वो कौवा तुझे गली में छोड़ने आता है। आज मुझे ओमवती बता कर गई कि तू उस कप्पे का पंख पकड़े आइसक्रीम खा रही थी। वो कौवा ठीक नहीं है, एक नंबर का डाकू है वो। देख बिजली, तुझे मेरी पसंद से ही शादी करनी चाहिए। माँ, न जाने तुम उसे क्यों पसंद नहीं करती। हाँ, और शादी के बाद वो चोरी और पीना छोड़ देगा, उसने मुझसे वादा किया है। भूरा कौवा बहुत अच्छा है और मैं उसी से शादी करूंगी। वैसे भी आजकल का जमाना बदल गया है, अब सब पक्षी अपनी पसंद से ही शादी करते हैं। बेटी, मुझे सारा अनुभव है, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। माँ, मुझे न समझाओ, शादी तो मैं उस भूरे कौवे से ही करूँगी। बिजली कभी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और वो पूरा दिन भोजन नहीं खाती। एक दिन सावित्री कभी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो सुबह से शाम तक नहीं आती। अरे, ये कहाँ रह गई है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। जंगल में जोरों की बारिश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बिजली कभी भूरे कौवे से शादी करके घर आती है। ए ऊपर वाले, बिजली, ये तूने क्या अनर्थ कर लिया? तूने अपनी पसंद से शादी कर ली। माँ, मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है, मैं तो बस आपसे आशीर्वाद लेने आई थी। तभी गुस्से में सावित्री बिजली कभी को एक जोरदार पंख मारती है। मिल गया आशीर्वाद तुम्हें। याद रखना, अगर कभी तुझ पर मुश्किल आई तो मैं तेरी मदद नहीं करूँगी। सावित्री अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बिजली कभी और भूरे कौवे को घर से बाहर निकाल देती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। भूरा कौवा बिजली कभी को लेकर अपने घर चला जाता है, जहाँ बिजली कभी का ससुराल कुछ दिन तो अच्छा पेश आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब जहर उगलने लगते हैं। एक दिन बिजली कभी रसोई में खाना बनाती है और भोजन में नमक ज्यादा हो जाता है। अरे, ये कैसा भोजन बनाया है? रोज अजीब अजीब भोजन बना कर ले आती हो। क्या बात है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? पति जी, मैंने खुद चखा है भोजन, भोजन में नमक बिल्कुल ठीक है। तभी भूरा कौवा बिजली कभी का पंख जोर से पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी चोंच खोलने की? जाओ, दोबारा से मेरे लिए भोजन बना कर लाओ। बेटे, मेरा तो दाल चावल खाने को मन कर रहा है, इसे बोल मेरे लिए भी बना कर लाए। लेकिन माँ जी, इतनी गर्मी में दाल चावल अब मैं कैसे बनाऊंगी? देखा बेटा, तेरी पत्नी कैसे बहाना बना रही है और मुझे भूखे मारना चाहती है, इसलिए ऐसा बोल रही है। मैंने कितनी बार कहा कि मेरी पसंद से शादी कर ले, लेकिन तूने मेरी नहीं मानी। ये सुनते ही भूरे कौवे को बहुत गुस्सा आता है और वो बिजली कभी को एक जोरदार पंख मारता है, जिससे बिजली कभी नीचे जाकर गिरती है और वो घायल हो जाती है। भूरे, भूरे, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप कर जा। शादी कर कर लाया हूँ मैं तुझे। अब तेरी माँ नहीं है यहाँ जो तेरी बातें सुनेगी। अब इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। सुना तूने? जा, अभी जाकर मेरी माँ को दाल चावल बना कर दे। फिर बिजली कभी रोती हुई रसोई में जाती है। वो भोजन बनाती है, तभी उसका पंख भी जल जाता है। हाय माँ, मर गई मेरा पंख। मैंने भूरे से इतना प्यार किया, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी लड़ गई, लेकिन वही हुआ जो माँ ने कहा था कि भूरा मेरे लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। बिजली कभी के ससुराल वाले उसको बहुत मारते हैं। एक दिन सावित्री रह नहीं पाती, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तभी वो देखती है। क्या बोला तुमने कि मैं बदल गया हूँ?
हाँ मैं बदल गया हूँ। तुझे क्या लगा था कि कुत्ते की तरह पूरी जिंदगी मैं तेरे पीछे भागता रहूंगा? मैं पीऊंगा, दिन रात पीऊंगा और दिन रात तुझे मारूंगा। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसी कमियों को तो ठीक करके ही रहना चाहिए। माँ जी मुझे बचा लीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। सावित्री खुद को रोक नहीं पाती और वो जल्दी से जाके अपनी बेटी को छुड़ाती है। दूर दूर रहो मेरी बेटी से। तुझे क्या लगा था? क्या सच में मैंने अपनी बेटी से मुंह मोड़ लिया है? क्या हाल कर दिया है मेरी बेटी का। माँ तुम आ गई। अगर तुम माँ बेटे ने मेरी बेटी को दोबारा कोई पंख लगाया तो मैं पुलिस वालों को कॉल कर दूंगी। चल बेटी, चल मेरे साथ। फिर सावित्री अपनी बेटी को घर ले आती है और वो अपनी बेटी के जख्मों पर मरहम पट्टी करती है। तभी बिजली का बीबी अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैंने अपने दिल की सुनी। मुझे नहीं पता था जिससे मैंने इतना प्यार किया वो मेरी ऐसी हालत कर देगा। आपने ठीक ही कहा था कि बच्चों को माँ बाप की पसंद से ही शादी करनी चाहिए। कोई बात नहीं बेटी, बेटी को माँ से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी और मुझे कोई अच्छा लड़का मिला तो मैं तेरी शादी भी कर दूंगी। फिर सावित्री अपनी बेटी बिजली कपी का बहुत ख्याल रखती है। एक दिन मानो चिड़िया सावित्री के पास आती है। माँ जी, आपकी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। फिर मानो चिड़िया उस कपे के बारे में सारा बताती है। सावित्री को वो रिश्ता बहुत पसंद आता है। बादल कपा भी उसी जंगल में रहता था। वो बचपन से ही बिजली कपी से बहुत प्यार करता था। अगले ही दिन बिजली कपी और बादल कपी की शादी हो जाती है, जहाँ बिजली कपी के ससुराल वाले उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। बादल जी, ऐसा लग रहा है कि आज पहली बार मैं सांस ले पा रही हूँ। थैंक यू बादल जी, सच में मेरी माँ की चॉइस बहुत अच्छी थी। बिजली, तुम तो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद हो, मगर तुमने ही कभी मुझे भाव नहीं दिया। ऐसे बिजली कपी बादल कपी के साथ खुश खुश रहने लगती है। अरे मानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी जेठानी के लिए कुछ पका कर आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रसोई में चली जाती है। तभी सावित्री अपनी बड़ी बहू से कहती है, अरे पारो बेटी, तुम्हें इस समय अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें तो पता है कि तुम गर्भवती हो और ऐसा दौर बहुत नाजुक होता है। हाँ माँ जी, मैं सब जानती हूँ, आप चिंता नहीं करें, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। सावित्री ने अपने दोनों बेटों की शादी 1 साल पहले की थी। पूरे 1 साल बाद उसकी बड़ी बहू जो सुंदर थी वो गर्भवती होती है, जबकि छोटी बहू सुंदर नहीं थी, वो काले रंग की थी और वो अभी तक माँ नहीं बनी थी। थोड़ी देर तक मानो चिड़िया रसोई से भोजन बनाकर अपनी बड़ी जेठानी के लिए ले आती है। ये लीजिए जेठानी जी, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। पारो सूप तो ले लेती है, लेकिन सूप लेने के बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी माँ का फोन आया था कि बच्चे के समय मेरे सामने सुंदर सुंदर बच्चों की तस्वीरें हों, जो बच्चे दिखने में गोरे और सुंदर हों, तभी तो मेरा बच्चा भी मेरे जैसा सुंदर पैदा होगा। हाँ पारो बहू, ये तो तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। तुम चिंता नहीं करो, मैं कल ही तुम्हारे कमरे में चारों तरफ सुंदर सुंदर पक्षियों की फोटो लगवा दूंगी। हाँ सासू माँ जी, ये तो ठीक है, लेकिन आप इस मानो चिड़िया को भी मुझसे दूर रखें। कहीं इस चिड़िया का काला साया मेरे बच्चे पर न पड़ जाए। ये सुनकर मानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। सुन लिया मानो, कल से तुम पारो के नजदीक मत जाना। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी उदास होकर घर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी सास उसे कहती है, माफ करना बहू, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो पता है ये हमारे घर का पहला बच्चा है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि बड़ी बहू को तकलीफ ना हो। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरा ही रंग काला है, इसमें मेरी ही गलती है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपने कामों में लग जाती है।
चक्कर आते हैं और वो रसोई में ही बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ चंदू चिड़ा आ जाता है। अरे ये क्या, मानो उठो, क्या हुआ तुम्हें? अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर चंदू चिड़ा बहुत घबरा जाता है। वो अपनी पत्नी को उठाता है और तुरंत बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ बुलबुल डॉक्टर मानो चिड़िया का इलाज करती है। मुबारक हो भाई साहब, आपकी पत्नी गर्भवती है, वो जल्द ही अंडा देने वाली है। ये सुनते ही चंदू चिड़ा बहुत खुश होता है। ये सुनकर वो अपनी पत्नी के पास जाता है। मानो बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पिता। फिर चंदू चिड़ा मानो चिड़िया को लेकर वापस घर आता है और वो सभी को बताता है, लेकिन वो सभी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। भाई साहब, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? गर्भवती ही हुई है, कोई तीर नहीं मारा। ऐसे देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद मानो चिड़िया का पेट पारों से बड़ा दिखने लगता है। ये देखकर पारो चिड़िया को अजीब सा लगता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, जरा उस काली चिड़िया का पेट तो देखो। मुझे तो लगता है उसने अपने पेट में पत्थर या ईंटें भर ली हैं। जरा दिखा लो बुलबुल डॉक्टर को कि वो सच में गर्भवती है भी कि नहीं। पारो की ये सब बातें चंदू चिड़ा सुन लेता है और वो मानो चिड़िया के पास जाता है। चलो मानो, आज मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाऊंगा। काफी दिन बीत गए, अभी तक तुमने चेकअप नहीं करवाया। चंदू चिड़ा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे मानो चिड़िया के रंग रूप से कोई मतलब नहीं था। उसे तो मानो चिड़िया का व्यवहार बहुत भाता था। वो मानो चिड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ बुलबुल चिड़िया का चेकअप करती है। चंदू चिड़े, अब तुम्हें अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी 2-2 अंडों को जन्म देने वाली है। ये सुनते ही चंदू चिड़ा बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है। माँ, आपको पता है बुलबुल डॉक्टर ने क्या बताया है? मानो चिड़िया के 2-2 अंडे आने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा है मानो का अच्छे से ध्यान रखना है। अरे तो फिर क्या हुआ, बच्चा ही तो है, तेरी भाभी को भी होने वाला है। क्या कभी तूने उसका ध्यान रखा है? चल अपनी पत्नी को बोल कि जल्दी से रसोई में खाना बनाकर अपनी जेठानी को दे, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है, जहाँ चंदू चिड़ा भी मानो चिड़िया की मदद करता है। जब पारो को मानो चिड़िया के जुड़वा बच्चों का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे इसके जुड़वा अंडे आने वाले हैं, अगर इसके जुड़वा अंडे आ गए तो यही राज करेगी ससुराल पर। अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पारो ऐसा सोच ही रही थी कि उसे पास पड़े केले दिखाई देते हैं। वो सारे केले खाती है और छिलके वहीं गिरा देती है। मानो, जरा मेरे कमरे में तो आना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब बेचारी मेरे कमरे में मेरी मदद करने के लिए आएगी और पाँव फिसलेगा और वो गिर जाएगी। ऐसे इसके दोनों बच्चों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसा सोच ही रही थी, तभी मानो चिड़िया पारो के पास आती है। केले के छिलकों पर पाँव रखने से मानो चिड़िया का पाँव फिसल जाता है और वो सीधी पारो चिड़िया के ऊपर जाकर गिरती है, जिससे दोनों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां बुलबुल डॉक्टर उन दोनों का ऑपरेशन करती है। माँ जी, बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है, आपकी बड़ी बहू का बच्चा नहीं बचा। लेकिन वही खुशखबरी भी है, आपकी छोटी बहू ने 2-2 अंडों को जन्म दिया है और उसके अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब वो दोनों घर जाते हैं तो पारो चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। ये मैंने क्या कर दिया? अपने घमंड के चलते मैंने अपनी देवरानी का बुरा सोचा, लेकिन उल्टा मेरा ही बुरा हो गया। पारो की ये बातें उसकी सास भी सुन लेती है। अरे क्या कह रही हो बहू, कौन सी गलती? फिर पारो चिड़िया अपनी सारी गलती सास को बताती है। ये सुनकर सावित्री को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी। वो भी मानो चिड़िया को उसके रंग की वजह से उसे बहुत बुरा भला कहती थी। तभी मानो चिड़िया वहाँ आती है और वो एक अपना अंडा पारो चिड़िया को देते हुए कहती है, जेठानी जी, मैं 2 बच्चे पालकर क्या करूँगी? चाहती हूँ कि मेरा एक बच्चा आप पालें, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी माँ बन सकती हो।
पारो चिड़िया वो अंडा ले लेती है। अंडे को अपने पास देखकर वो रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मानो, मैंने तुम्हारे लिए कुआं खोदा था लेकिन मैं खुद उसमें गिर गई। जो हुआ वो भूल जाइए, मैं तो आपको पहले ही माफ कर चुकी हूँ। आज से एक बच्चा आपका और एक मेरा। कुछ ही दिनों बाद उनके अंडों से दो प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं और वो चिड़ियाओं का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। बादल काका अपनी नई नवेली दुल्हन का पंख पकड़े घर के बाहर खड़ा था। बिजली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे पति, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर माँ ने तुम्हें घर में नहीं रखा तो फिर क्या होगा? अब मैं तुम्हारी पत्नी बन गई हूँ। तुम्हारी माँ मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकती। अगर फिर भी तुम्हारी माँ ने हमें निकाल दिया तो क्या परेशानी है? तुम जानते हो ना कि मेरी माँ कितनी अमीर है। बादल कप्पा और बिजली कप्पी घर के बाहर ऐसे खड़े थे कि तभी बादल कप्पे की माँ घर के बाहर आती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ बादल, यहाँ क्या चल रहा है? माँ, आप यहाँ चलिए, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। फिर बादल कप्पा अपनी पत्नी और माँ को लेकर घर के अंदर चला जाता है, जहाँ बादल कप्पा बिजली कप्पी और उसकी लव स्टोरी बताता है। माँ, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ की मालकिन की बेटी है बिजली। उस कंपनी में काम करते करते मुझे बिजली से प्यार हो गया, इसलिए मैंने और बिजली ने शादी कर ली। अरे कलमोहे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तुझे शादी की इतनी जल्दी थी कि तूने घर में बताना ठीक नहीं समझा। तुझे तो पता था कि मैं तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करने वाली थी। अब तो ब्याह कर ले आया है इस काली कलोटी कवि को। अरे सासू माँ जी, दूसरे जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ मैं। वैसे भी मैं भाग कर नहीं आई, शादी की है मैंने बादल से। और आपके घर में बहुत गर्मी है, क्या एसी नहीं है? माँ, मैं बिजली को उसका कमरा दिखा कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा बिजली कप्पी को अपने कमरे में ले जाता है, जिसके बाद बूढ़ी कप्पी की दूसरी बड़ी बहू आती है। अरे माँ जी, जो मैंने अपने कानों से सुना है, क्या वो सच है? देवर जी ने तो हद ही कर दी। जरा देखिए तो, जरा भी सुंदर नहीं है आपकी छोटी बहू। बेटी, सुंदर तो वो नहीं है, लेकिन इतने बड़े घर से होकर हमारे बेटे से शादी की है। सोचो कितने सच्चे मन की होगी जो इस गरीब परिवार में चली आई। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने तो अपनी बहन को जुबान दी थी। ये सब देखना मेरा काम है। तुम जाओ, जाकर रसोई में कुछ अच्छा सा भोजन बनाओ। घर में नई नवेली दुल्हन आई है। बूढ़ी सावित्री ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती। अरे अरे बिजली, सारा दिन गुजर गया मगर जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। हाँ बादल जी, लगता है आज तो किस्मत ही खराब है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जाल हिलने लगता है। लगता है बादल कुछ फंस गया है। बादल कप्पा जाल नदी से निकालता है। जाल में एक नन्ही मछली फंसी हुई थी। बिजली, आज तो किस्मत जाग उठी। चाहे शिकार छोटा हो मगर हम किसी को नहीं छोड़ते। नन्ही मछली रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ऐसे लगता था जैसे वो जिंदगी की भीख मांग रही हो। उसी समय मानो चिड़िया भोजन लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। जब वो ये देखती है तो वहाँ आती है। कप्पो, तुम इतने लालची तो थे मगर अब इतने बेरहम कैसे बन गए हो? बेचारी नन्ही सी छोटी जान है, इसे छोड़ दो, भला इसे पकड़कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? अच्छा चिड़िया, क्या तुम्हें नहीं मालूम, महारानी चील को मछलियाँ बहुत पसंद हैं। देखना, वो हमें इसके बदले में ढेर सारा भोजन देगी। मानो चिड़िया के दिल में रहम आ जाता है। वो अपना भोजन उन कप्पों को दे देती है। ये लो, ये भोजन तुम ले लो, लेकिन इस नन्ही मछली को आजाद कर दो। अच्छा, अगर हम इसे तुम्हें दे दें तो यही थोड़ा सा भोजन मिलेगा, और अगर चील महारानी को देंगे तो बहुत सारा भोजन मिलेगा। बिजली, रहम करो, इस छोटी मछली पर रहम करो। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें कल भी भोजन ला दूंगी। फिर बिजली कप्पी और बादल कप्पा मान जाते हैं। वो जाल में से मछली को आजाद कर देते हैं। मानो चिड़िया भी अपने घर की ओर खुशी खुशी चली जाती है। था
क्या हुआ बादल, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? नींद कैसे आएगी? पता है आज मुझे भूरे ने क्या बताया? अब क्या बता दिया है उस भूरे ने तुम्हें? उसने कहा है कि पास के जंगल में एक चूहा रहता है। क्या चूहा? हाँ बिजली, चूहा। पता है वो कोई साधारण चूहा नहीं है, बल्कि वो हम पक्षियों की तरह बोल सकता है और भविष्य भी बताता है। मैं सोच रहा हूँ अगर वो चूहा हमें मिल गया तो सारा जंगल हमारा होगा। हम जंगल के अमीर काफे बन जाएंगे। ये सुनकर तो बिजली का पी के मन में भी लालच आ जाता है। तो बादल जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अगली सुबह होते ही वो काफी एक पिंजरा लेते हैं और दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। वो जंगल बहुत अजीब था, घना और सन्नाटे से भरा हुआ। वो दोनों पेड़ों के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर सामने पेड़ के नीचे बैठे हुए चूहे पर जाती है, जिसका नाम मोसू था। मोसू के बारे में कहा जाता था कि वो पक्षियों की जुबान भी समझता है और भविष्य के बारे में भी सच बताता है। वो काफी छुपकर पेड़ के पीछे देख रहे थे कि तभी साधु उल्लू चूहे के पास आता है। लगता है मोसू कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे बताओ कि सही रास्ता कौन सा है? हाँ साधु उल्लू जी, मैं इस जंगल में सभी की मदद करता हूँ। मैं आपको सही रास्ता बताता हूँ। बिजली और बादल ये देखकर बहुत हैरान थे। बिजली, देखा, ये चूहा तो सच में पक्षियों की भाषा में बात कर रहा है। अगर ये बातें कर सकता है तो भविष्य भी देख सकता होगा। मैं इसे पकड़कर बाजार में बेच दूंगा। जाते हुए साधु उल्लू चूहे के कान में कुछ बात बताता है और वहाँ से चला जाता है। साधु उल्लू के जाने के बाद बादल कौवा चूहे को पिंजरे में कैद कर लेता है। देख बे चूहे, अब तो हम कौवों के लिए काम करोगे। तुम हमारे लिए पक्षियों का भविष्य देखोगे और वो हमें बदले में देंगे ढेर सारा भोजन। मोसू बहुत डर जाता है और वो कौवों से कहता है, ठीक है कौवों, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम कभी भी अपना भविष्य मुझसे नहीं पूछोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ छोटे चूहे, हमें अपना भविष्य नहीं जानना, हम अपनी किस्मत खुद बना लेंगे। ऐसे खुश होते हुए वो कौवे मोसू को अपने जंगल के बाजार में ले जाते हैं। आओ आओ पक्षियों, जो अपना भविष्य जानना चाहता है इस नन्हे मोसू से पूछ लो, वो सब बताएगा। बादल कौवे की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ जमा होते हैं। तभी एक कबूतरी कौवे से कहती है, कौवे, मेरे घर से एक बोरी अनाज की गायब हो गई है। मुझे इस चूहे से पूछकर बताओ, क्या वो बोरी मुझे मिल जाएगी? चल बे चूहे, जल्दी से बता, कबूतरी ने क्या पूछा है तुमसे? मोसू कहता है, कबूतरी बहन, कल सुबह तक वो वापिस आ जाएंगे और चोर कोई नहीं, तुम्हारे घर का नौकर है। चूहे को बोलता हुआ देखकर सभी पक्षी हैरान थे। ठीक है कौवे, अगर तुम्हारे चूहे ने ठीक बताया होगा तो कल मैं तुम्हें भोजन दूंगी। अगली सुबह हो जाती है। कबूतरी भोजन के साथ वहाँ आती है। कौवो, आपके चूहे ने तो बिल्कुल सच बताया है। मेरी अनाज की बोरी मिल गई है और वो चोर कोई नहीं, मेरे घर का नौकर ही था। ये सुनकर पास खड़े सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं और अब कौवों के पास सभी पक्षी बड़ी तादाद में आने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब तो वो कौवे बहुत अमीर हो गए थे। उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाया, नौकर भी रख लिए। पूरे जंगल में और पास के जंगल में अब उनकी ही बातें हो रही थीं। कौवो, अब तो मुझे आजाद कर दो, अब अपना लालच छोड़ दो। तुम्हारे पास अब बहुत कुछ आ गया है, मुझे यहाँ से आजाद कर दो। मगर वो कौवे तो बहुत लालची थे, उनका कहाँ मन भरने वाला था। एक रात कौवे सोए हुए थे कि नौकर उनके पास आता है। मालिक उठिए, आपकी तिजोरी खाली है। सारा माल जो आपने तिजोरी में जमा किया था वो गायब है। वो कौवे तो उठ जाते हैं और मोसू के पास दौड़े। हाय हाय बादल जी, ये सब कैसे हो गया?
बिजली, मुझे क्या मालूम, चलो मौसू के पास चलते हैं। वो पति पत्नी मौसू के पास आते हैं। अरे वो चूहे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि मेरे घर में चोरी होने वाली है। लेकिन काफी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपना भविष्य मुझसे कभी मत पूछना, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। बस बहुत हो गया, अब मेरी मदद करो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मुझे बताओ, मेरा भविष्य क्या है? क्या मेरा माल वापस आएगा या नहीं? मौसू ने आंखों में उदासी लिए कहा, पता है काफो, जब वो साधु उल्लू मेरे पास आया था, उसने मुझे कान में कुछ कहा था। हाँ हाँ बादल जी, मुझे अच्छे से याद है, साधु उल्लू ने कुछ तो कहा था चूहे के कान में। उसने मुझसे कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम कैद हो जाओगे, लेकिन मैंने उसे रास्ता बताया था तो उसने मुझे एक जादू दिया था। अगर वो कभी कभी तुमसे अपना भविष्य जानेंगे तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या मतलब चूहे, ज्यादा बातें मत बनाओ, बताओ। काफो, मैंने तुम्हें बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर तुमने अपनी लालच को चुन लिया। साधु उल्लू के वरदान के मुताबिक अगर तुम अपना भविष्य जानोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा और तुम कभी पत्थर की मूर्त बन जाओगे। चूहे के ऐसा कहते ही चूहा पिंजरे से आजाद हो जाता है और वो कपे देखते ही देखते पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं। ऐसे उन कपों को अपनी लालच का अंजाम मिलता है। मानो बहन, मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। हम अपनी पुरानी सारी बातें और गिले शिकवे छोड़कर फिर से दोस्ती कर लेते हैं और फिर पहले की तरह एक पेड़ पर ही रहने लगते हैं। बिजली, मुझे तुम पर एतबार नहीं है, तुम लालची कपी हो। मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं करूंगी। फिर बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। बिजली कभी आम के पेड़ के पास जाती है और आम के पेड़ से कहती है, आम के पेड़, मुझे एक आम दे दो। मेरी दोस्त चिड़िया मुझसे गुस्सा हो गई है, मैं उसे आम देकर सुलह करना चाहती हूँ। काफी, तुम हमेशा झूठ बोलती हो, मुझे तुम पर एतबार नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, आम के पेड़, मैं अब कभी चिड़िया को धोखा नहीं दूंगी। फिर बिजली कभी आम के पेड़ से एक आम लेकर फिर से मानो चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। देखो, मैं ये आम लाई हूँ, ये आम बहुत रसीला है। मैं नहीं खाती तुम्हारा आम, तुम बहुत धोखेबाज हो, तुम हमेशा धोखा देती हो। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। एक कबूतरी थोड़ी दूर बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। बबली कबूतरी बिजली कपी के पास आती है। अच्छी कपी, तुम बहुत अच्छी हो। अगर वो मानो चिड़िया तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती तो क्या हुआ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं दोस्त बनूंगी तुम्हारी। क्या सच, तुम दोस्ती करोगी मुझसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से तुम मेरी दोस्त हो। ये लो मेरी सहेली, ये मीठे मीठे आम खाओ। फिर बबली कबूतरी बिजली कपी से आम लेकर मीठे मीठे आम खाती है और फिर वो दोनों सहेलियां नदी पर चली जाती हैं। नदी से ठंडा पानी पीती हैं। मेरी सहेली, दूसरे जंगल में मेरा एक अमरूदों का बाग है, किसी दिन मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगी। मीठे अमरूद मैंने बचपन में खाए थे, मेरी माँ लाई थी मेरे लिए। तुम चिंता नहीं करो, जी भरकर खाना, मेरे अमरूद के बाग से जी भरकर अमरूद खाना। दूसरे दिन मानो चिड़िया बबली कबूतरी को बिजली कपी के साथ घूमता हुआ देखती है। कबूतरी बहन, मैंने सुबह देखा, आप उस बिजली कपी के साथ कहाँ जा रही थी? मानो अब कपी मेरी दोस्त है, हम पूरे जंगल में एक साथ घूमती हैं, हम दोनों एक साथ मिलकर भोजन भी खाने जाती हैं। बबली बहन, वो कपी बहुत धोखेबाज है, उसने हमेशा मुझे धोखा दिया है, वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगी, वक्त आने पर वो तुम्हें भी छोड़ देगी। चिड़िया, तुम मेरी और कपी की दोस्ती से जल रही हो। मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बिजली कपी कबूतरी से कहती है, बबली सहेली, सर्दियाँ आने वाली हैं, क्यों ना हम सहेलियाँ मिलकर अपने लिए लकड़ियों का एक पक्का और मजबूत घर बना ले। हाँ बिजली, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अच्छा सहेली, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ऐसा करो, जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ ले आओ।
फिर बबली कबूतरी जंगल में जाती है और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। कबूतरी लकड़ियाँ लेकर बिजली कपी के पास आती है। ठीक है सहेली, लकड़ियाँ तो आ गई, अब जल्दी से जाकर सूखे तिनके ले आओ। जब तक मैं यहाँ बैठकर इन लकड़ियों का ध्यान रखती हूँ। बिजली कपी अपना सारा काम बबली कबूतरी से करवाती है। अगले दिन वो दोनों अपने लिए एक नया और सुंदर घर बना लेती हैं। कबूतरी अपना नया घर देखकर बहुत खुश थी। बिजली देखो, मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है। शाम को मानो चिड़िया फिर से कबूतरी को मिलती है। बबली बहन, एक बार बिजली ने मेरे साथ मिलकर भी घर बनाया था, लेकिन जब ठंड आई तो बिजली ने मुझे घर से निकाल दिया था। मानो, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। मेरी और कपी की दोस्ती अब उम्र भर रहेगी। चलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में ठंडी हवा चलने लगती है और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। चलो भोला जी, सर्दियों के 6 दिन मेरी सहेली है ना बिजली, उसके पास गुजार कर आते हैं। लेकिन क्या स्वीटी, उसका घर पक्का है? हाँ पति जी, उसका घर बहुत मजबूत और सुंदर पक्का है। फिर वो दोनों पति पत्नी कपी बिजली कपी के पास आते हैं। बिजली कपी अपनी सहेली से गले मिलती है। मेरी सहेली आ गई, मेरी सहेली आ गई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। गर्मियों के दिन मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे, कभी किसी को दोस्त बनाया तो कभी किसी को। अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम साथ में रहेंगे, मिलकर जंगल में चोरियाँ करेंगे और लूट मार करेंगे। बहन जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। घर तो सुंदर होगा, मैंने ये कबूतरी से बनवाया है। जब कबूतरी बाहर से घर आती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। बिजली, बिजली मेरी सहेली, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। माफ करना कबूतरी, अब मेरी सहेली स्वीटी आ गई है। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाओ किसी और को अपना दोस्त बना लो। कभी सहेली, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसी ठंडी रात में मैं कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जाओ या ठंड में मर जाओ, मुझे इससे क्या। बबली कबूतरी रोने लग जाती है और रोती हुई एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। अगर उस दिन मैंने चिड़िया पर विश्वास किया होता और इस कपी पर यकीन ना किया होता तो आज मैं ऐसे बेघर ना होती। तभी मानो चिड़िया वहाँ आती है। बबली बहन, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो और आइंदा दोस्त हमेशा सोच समझकर बनाना। जो दोस्ती लालच की बिना पर हो वो ज्यादा देर तक नहीं चलती। फिर बबली कबूतरी मानो चिड़िया के साथ चली जाती है। सावित्री कभी बाजार से सब्जी ले रही थी कि वहीं बिजली कभी एक कप्पे के साथ उसका पंख पकड़े आइसक्रीम खा रही थी। अरे बाप रे बाप, सावित्री, तुमने तो अपनी बेटी को बहुत आजादी दे दी है। जरा देख तो, खुले आम बाजार में कप्पे का पंख पकड़े आइसक्रीम खा रही है। देख सावित्री, आजकल का जमाना ठीक नहीं है, बाकी तेरी मर्जी, मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी को समझा। ऐसा कहते हुए बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद बिजली कभी हंसती हुई घर आती है। माँ, आज रात डिनर में मेरे लिए चिकन बिरयानी बना देना। ये सब छोड़, मैंने तुझे पहले भी कहा था और आज फिर से कह रही हूँ, उस भूरे कप्पे का साथ छोड़ दे। मुझे कई बार पक्षियों ने बताया है कि वो कौवा तुझे गली में छोड़ने आता है। आज मुझे मोमबत्ती बता कर गई कि तू उस कप्पे का पंख पकड़े आइसक्रीम खा रही थी। वो कौवा ठीक नहीं है, 1 नंबर का डाकू है वो। देख बिजली, तुझे मेरी पसंद से ही शादी करनी चाहिए। माँ, न जाने तुम उसे क्यों पसंद नहीं करती। हाँ, और शादी के बाद वो चोरी और पीना छोड़ देगा, उसने मुझसे वादा किया है। भूरा कौवा बहुत अच्छा है और मैं उसी से शादी करूंगी। वैसे भी आजकल का जमाना बदल गया है, अब सब पक्षी अपनी पसंद से ही शादी करते हैं। बेटी, मुझे सारा अनुभव है, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। माँ, मुझे ना समझाओ, शादी तो मैं उस भूरे कौवे से ही करूँगी। बिजली कभी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और वो पूरा दिन भोजन नहीं खाती। एक दिन सावित्री कभी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो सुबह से शाम तक नहीं आती। अरे, ये कहाँ रह गई है? मुझे बहुत चिंता हो रही है।
जंगल में जोरों की बारिश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बिजली काफी भूरे कौवे से शादी करके घर आती है। ए ऊपर वाले बिजली, ये तूने क्या अनर्थ कर लिया? तूने अपनी पसंद से शादी कर ली। माँ, मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है, मैं तो बस आपसे आशीर्वाद लेने आई थी। तभी गुस्से में सावित्री बिजली काफी को एक जोरदार पंख मारती है। मिल गया आशीर्वाद तुम्हें। याद रखना, अगर कभी तुझ पर मुश्किल आई तो मैं तेरी मदद नहीं करूँगी। सावित्री अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बिजली काफी और भूरे कौवे को घर से बाहर निकाल देती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। भूरा कौवा बिजली कौवे को लेकर अपने घर चला जाता है, जहाँ बिजली कौवे का ससुराल कुछ दिन तो अच्छा पेश आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब जहर उगलने लगते हैं। एक दिन बिजली कौवी रसोई में खाना बनाती है और भोजन में नमक ज्यादा हो जाता है। अरे, ये कैसा भोजन बनाया है? रोज अजीब अजीब भोजन बना कर ले आती हो। क्या बात है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? पति जी, मैंने खुद चखा है भोजन में नमक बिल्कुल ठीक है। तभी भूरा कौवा बिजली कौवे का पंख जोर से पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी चोंच खोलने की? जाओ, दोबारा से मेरे लिए भोजन बना कर लाओ। बेटे, मेरा तो दाल चावल खाने को मन कर रहा है, इसे बोल मेरे लिए भी बना कर लाए। लेकिन माँ जी, इतनी गर्मी में दाल चावल अब मैं कैसे बनाऊंगी? देखा बेटा, तेरी पत्नी कैसे बहाना बना रही है और मुझे भूखे मारना चाहती है, इसलिए ऐसा बोल रही है। मैंने कितनी बार कहा कि मेरी पसंद से शादी कर ले, लेकिन तूने मेरी नहीं मानी। ये सुनते ही भूरे कौवे को बहुत गुस्सा आता है और वो बिजली कौवे को एक जोरदार पंख मारता है, जिससे बिजली कौवी नीचे जाकर गिरती है और वो घायल हो जाती है। भूरे, भूरे, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप कर जा। शादी कर कर लाया हूँ मैं तुझे। अब तेरी माँ नहीं है यहाँ जो तेरी बातें सुनेगी। अब इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। सुना तूने? जा, अभी जाकर मेरी माँ को दाल चावल बना कर दे। फिर बिजली कौवी रोती हुई रसोई में जाती है। वो भोजन बनाती है, तभी उसका पंख भी जल जाता है। हाय माँ, मर गई मेरा पंख। मैंने भूरे से इतना प्यार किया, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी लड़ गई, लेकिन वही हुआ जो माँ ने कहा था कि भूरा मेरे लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। बिजली कौवी के ससुराल वाले उसको बहुत मारते हैं। एक दिन सावित्री रह नहीं पाती, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तभी वो देखती है। क्या बोला तुमने कि मैं बदल गया हूँ? हाँ, मैं बदल गया हूँ। तुझे क्या लगा था कि कुत्ते की तरह पूरी जिंदगी मैं तेरे पीछे भागता रहूंगा? मैं पीऊंगा, दिन रात पीऊंगा और दिन रात तुझे मारूंगा। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे कवियों को तो ठीक करके ही रहना चाहिए। माँ जी, मुझे बचा लीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। सावित्री खुद को रोक नहीं पाती और फिर जल्दी से जाके अपनी बेटी को छुड़ाती है। दूर दूर रहो मेरी बेटी से। तुझे क्या लगा था? क्या सच में मैंने अपनी बेटी से मुंह मोड़ लिया है? क्या हाल कर दिया है मेरी बेटी का? माँ, तुम आ गई। अगर तुम माँ बेटे ने मेरी बेटी को दोबारा कोई पंख लगाया तो मैं पुलिस वालों को कॉल कर दूंगी। चल बेटी, चल मेरे साथ। फिर सावित्री अपनी बेटी को घर ले आती है और वो अपनी बेटी के जख्मों पर मरहम पट्टी करती है। तभी बिजली कौवी भी अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैंने अपने दिल की सुनी। मुझे नहीं पता था जिससे मैंने इतना प्यार किया वो मेरी ऐसी हालत कर देगा। आपने ठीक ही कहा था कि बच्चों को माँ बाप की पसंद से ही शादी करनी चाहिए। कोई बात नहीं बेटी, बेटी को माँ से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी और मुझे कोई अच्छा लड़का मिला तो मैं तेरी शादी भी कर दूंगी। फिर सावित्री अपनी बेटी बिजली कौवी का बहुत ख्याल रखती है। एक दिन मानो चिड़िया सावित्री के पास आती है। माँ जी, आपकी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है,